हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैं इसको पहले आपको बता दूँ। पहला पॉइंट, क्या दुनिया इंटरनेट रिसेशन से जूझने जा रही है? क्या इंटरनेट कनेक्टिविटी ख़त्म होने जा रही है? क्या हमारे आपके पास इंटरनेट नहीं होगा? नंबर वन। नंबर टू, क्या अमेरिका ईरान पर एटॉमिक अटैक करने वाला है? ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर टू। नंबर थ्री, क्या अमेरिका ईरान वार को जीत सकता है? नंबर फोर, नाटो देशों का इस युद्ध में क्या रोल है और स्पेन ने अपना हवाई मार्ग क्यों अमेरिका के लिए बंद कर दिया? एंड लास्ट पॉइंट, चाइना और रसिया का इस लड़ाई में क्या रोल है? तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंटरनेट इशू के पॉइंट से। मैं इंटरनेट की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दुनिया का जो 90% इंटरनेट कनेक्टिविटी है, उसके केबल्स स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के नीचे से होकर के जाते हैं और वहाँ पर ईरान ने सबमरीन डिस्ट्रॉयर्स लगा रखे हैं। तो ईरान खुद से कभी नहीं चाहेगा कि वो पूरी दुनिया से ही बैर मोल ले और इंटरनेट के केबल्स को नुकसान पहुंचाए। न ऐसा अमेरिका चाहेगा। बट किसी ने कहा है ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो हो सकता है कि जाने अनजाने ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए जिससे वो वायर क्षतिग्रस्त हो जाए और हमें और आप लोगों को इंटरनेट की समस्या से रूबरू होना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो उसको ठीक होने में कम से कम 2 से 4 महीने का समय लग जाएगा। तो इसके लिए भी हम लोगों को मेंटली तैयार रहने की जरूरत है। अब दूसरा पॉइंट डील करते हैं कि क्या अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है? क्या परमाणु हमला करना उसके लिए संभव है? आंसर है, कर सकता है। क्योंकि जब उसने इतनी हार झेली है, चाहे वो इराक की बात हो, चाहे वो लेबनान की बात हो, चाहे वो अफगानिस्तान की बात हो, या जितनी जगह भी पिछले 60-70 सालों में अमेरिका ने जहां भी जो कुछ भी कोशिश किया उसमें उसको फेल्योर ही मिला। और अगर ईरान के पास वाकई 60% इनरिच यूरेनियम है, तो आप यकीन मानो वो 4 हफ्ते मैक्सिमम टाइम लगेगा। क्योंकि मैं रिसर्च का स्टूडेंट हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि एटम बम क्या होता है, इनरिच यूरेनियम क्या होता है। अगर किसी के पास 60% इनरिच यूरेनियम है तो उसे 100% तक जाने में 4 वीक्स मैक्सिमम का टाइम चाहिए। तो ऐसा संभव है कि ईरान परमाणु बम भी बना सकता है इस युद्ध के बीच में। फिर ये लड़ाई दुनिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई हो जाएगी। अब आप समझो, हमारे बगल में पाकिस्तान, उसके पास भी तो न्यूक्लियर पावर है, लेकिन वो क्या हमारे ऊपर अटैक कर देता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियर अटैक के लिए आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। पूरी मानवता का विनाश हो जाता है उसमें। तो क्योंकि ईरान एक स्वतंत्र देश है, हालांकि उसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर वो अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहता है तो उसे करने देना चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि उसके इनरिच यूरेनियम को खत्म करना हमारा लक्ष्य है। आपने हमेशा गोल पोस्ट चेंज कर दिया। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। पहले आपने कहा कि इस रिजीम को खत्म करना हमारा लक्ष्य है। क्या रिजीम आपकी खत्म हुई? टॉप लीडरशिप को मार दिया, टॉप कमांडर्स को मार दिया, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं। ईरान की जनता अपने एग्जिस्टिंग रिजीम और अपनी मिलिट्री के साथ मजबूती से खड़ी है। तो यहाँ भी अमेरिका को एक साइकोलॉजिकल हार हुई है, इसराइल की भी ये हार है।
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप रिजीम तो चेंज नहीं कर पाए, अब आपने कहा कि इनके न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं उनको बर्बाद और तबाह करना है और इनरिच यूरेनियम को ढूंढना है। कैसे ढूंढ लोगे बॉस? 50% जो क्षेत्रफल है ईरान का वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 50% सिविलियंस और बाकी सब चीजें हैं, तो वो उसके पास बहुत कम मात्रा में यूरेनियम है। अगर है तो जो सीआईए और मोसाद जो खुफिया एजेंसी है, एक अमेरिका की एक इसराइल की, तो ये उनका इनपुट है कि ऐसा है कि उसके पास संवर्धन उसने यूरेनियम का कर लिया है। तो वो इतने बड़े देश में उसको कहीं भी लेकर के छुपा सकता है। क्या आप ढूंढ पाओगे? संभव है? बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर संभावना है इसकी। अगले पॉइंट को समझते हैं। क्या अमेरिका अपनी फौज को ईरान की धरती पर उतार करके और फेस टू फेस वार करना चाहेगा? संभावना है कि कर सकता है, क्योंकि उसकी हिस्ट्री है। उसने इराक में किया, उसने अफगानिस्तान में किया, उसने और कई कंट्रीज में भी किया है। तो ऐसी संभावना है कि ईरान में कर सकता है, लेकिन अगर उसने ये ऐसा किया तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि फिर अमेरिका की सेना का इतना ज्यादा नुकसान ईरान की सेना करेगी जिसकी अमेरिका ने कल्पना भी नहीं की होगी। मुझे तो कई बार समझ में नहीं आता कि मिस्टर ट्रम्प को ये सब सलाह देता कौन है, या उनके सलाहकार कैसे हैं जो ये समझ नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि ईरान का जो डिफेंस है, एयर डिफेंस है, वो तो ना के बराबर है। सही बात है, उनके पास फिफ्थ जनरेशन फोर्थ जनरेशन के फाइटर प्लेन्स नहीं है, उनके पास बहुत सी चीजें नहीं है जो कि एयर डिफेंस के लिए जरूरी है। लेकिन बॉस, उनकी मिसाइल कैपेबिलिटीज, उनके ड्रोन कैपेबिलिटीज, इन दोनों को इसराइल ने और अमेरिका ने हल्के में लिया और उसका खामियाजा इसराइल भी भुगत रहा है और अमेरिका भी भुगत रहा है। ईरान ने अमेरिका के करीब करीब जो मिडिल ईस्ट में जितने भी बेसेस थे उन सबको बर्बाद करके रख दिया है। आते अगले पॉइंट की तरफ, नाटो का क्या रोल है? नाटो में एक स्पेन ऐसा देश है जिसने ये बहुत क्लियरली बोल दिया है कि देखो बॉस, ये लड़ाई आपकी है, आप समझो, मेरे एयर स्पेस का यूज मत करना, खास करके अटैक करने के लिए। ये एक ऐसी गंभीर चेतावनी स्पेन के प्रेसिडेंट ने दी है, प्राइम मिनिस्टर ने दी है, जिससे नेटो और अमेरिका इन दोनों के रिलेशनशिप पर बहुत ही गहरा असर पड़ा है। अब आप इस चीज को समझो कि अगर नेटो और अमेरिका दोनों एक दूसरे का इस युद्ध में सहयोग नहीं करते हैं तो अब अमेरिका और इसराइल दो ही बचे हैं। पाकिस्तान को तो आप छोड़ दो, उसका तो कुछ नहीं कह सकते, वैसे भी वो भिखारी मुल्क है, तो उसके बारे में बात करके क्यों अपना समय खराब करना, न उसका कोई रोल होने वाला है इस युद्ध में। लेकिन जो बैकअप, चाइना और रसिया, बैकअप मतलब इंटेलिजेंस बैकअप एंड टेक्नोलॉजिकल बैकअप, जो ईरान को दे रहा है वो अमेरिका और इसराइल के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर रहा है। अगले पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं, क्या ये युद्ध रुकेगा या 10-12 साल वैसे ही लंबा चलेगा, जैसे अफगानिस्तान में चला, जैसे इराक में चला? क्या लगता है आपको? इसका आंसर है फिलहाल किसी को नहीं पता। ये युद्ध कब रुकेगा, कहां जाकर के रुकेगा, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल तो अमेरिका अपने सैनिकों को इकट्ठा करने में लगा है कि हमें ईरान की धरती पर जाना है, वहां फेस टू फेस लड़ना है, उनको हराना है। एक अजीब आदमी है डोनाल्ड ट्रंप भी, पहले का रिजीम चेंज करना है, फिर बोला उनके न्यूक्लियर
कैपेबिलिटीज़ को ख़त्म करना है। लेकिन ये सारा जो मामला है वो है तेल का। अमेरिका चाहता है कि वो वेनेजुएला की तरह ईरान के पूरे तेल को कैप्चर कर ले और पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करे, खास करके चाइना को, क्योंकि चाइना के पास जितना भी तेल आता है वो सबसे ज़्यादा ईरान से आता है। और अमेरिका और चाइना दोनों सुपर पावर बनने की जंग रेस में लगे रहते हैं। अमेरिका को थ्रेट चाइना से भी है, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से, अगर आप जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं, तो ये ईरान पर अटैक करके अमेरिका चाइना को भी कमजोर करना चाहता है। इसीलिए चाइना और रसिया ये दोनों अपने इंटेलिजेंस इनपुट लगातार ईरान के साथ साझा कर रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान इतना हमलावर होता चला जा रहा है। इतने सटीक तरीके से आप यकीन नहीं करोगे, मिडिल ईस्ट में इतनी तबाही मचाई है अमेरिका के जो भी एयर बेसेस थे, जो भी उसके मिलिट्री ठिकाने थे, कि उसके सैनिक भाग रहे हैं, जान बचा करके भाग रहे हैं। तो युद्ध से किसी समस्या का हल वैसे भी नहीं संभव है, लेकिन सवाल यह है कि ये युद्ध कितने दिन चलेगा और इसका असर क्या होने जा रहा है। तो इसका असर ये होने जा रहा है कि अमेरिका में महंगाई दर बढ़नी शुरू हो गई है, वहाँ पर रिसेशन आना शुरू हो गया है। तमाम इंडस्ट्रीज, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात कर लो, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लो, उन सब में रिसेशन की शुरुआत हो गई है। दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, इन सब जो भी हमारे एनर्जी के सोर्सेस हैं, इनकी कमी बहुत ही जल्दी, जिन जिन देशों में नहीं हो पाई है, उन देशों में तो बहुत जल्दी होने वाली है। और जो बहुत सारे देश हैं जो इससे ऑलरेडी जूझ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसा देश भी इससे अछूता नहीं है। तो आप समझो कि इसका पूरी दुनिया पर ग्लोबल कितना असर हो रहा है। आज के युग में पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। तो आप इतना समझ लो कि अगर किसी एक देश पर भी संकट आएगा, तो उसका छोटा या बड़ा असर दुनिया के सभी देशों को देखने को मिलेगा, सभी देशों को झेलना भी पड़ेगा। अब सवाल ये है कि क्या होगा, भारत का स्टैंड क्या होगा, या हम कहाँ खड़े हैं। तो हम एक अच्छी स्थिति में हैं, हमारे पास पर्याप्त डीजल भी है, पेट्रोल भी है। 41 कंट्रीज के साथ हमारी ऑलरेडी अपनी ऊर्जा संसाधनों को पूरा करने के लिए एग्रीमेंट भी है। हाँ, एलपीजी की समस्या हमारे देश में भी देखने को मिल सकती है। उसके बाद बहुत सारी इंडस्ट्रीज को, क्योंकि बिना सोर्स के, एनर्जी सोर्स के आप किसी भी इंडस्ट्री को रन नहीं कर सकते, तो बहुत सारी जॉब्स जाएंगी। रिसेशन की प्रॉब्लम इंडिया में भी देखने को मिलेगी, महंगाई बढ़ेगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ रहा है। तो ये सब समस्याएं हम लोगों को देखने को मिलेगी। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एक रिसर्चर का बैकग्राउंड रहा है। 3 सब्जेक्ट पर मेरा रिसर्च ऑलरेडी कंप्लीटेड है। मैं एक आईटी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल भी हूँ, इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कई कंपनीज में हूँ। तो और इसके साथ सैकड़ों बुक्स, इतने सारे एकेडमिक्स। तो जो मेरे करियर का उद्देश्य है कि सबके साथ अपने ज्ञान को साझा करना, और मेरा जो भी डेटा होता है या स्टेटमेंट होता है वो ऑथेंटिकेटेड होता है, आप उसको कहीं भी फैक्ट चेक कर सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि मेरे जो भी वीडियोस आए उसको आप मिस ना करें। इसके लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि सैटरडे और संडे मैं करियर की बात में, करियर का चुनाव कैसे करें, इस पर अपने ज्ञान को साझा करने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग उस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। उसी को क्यों, मेरे हर वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना
ये दोनों ही ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप सुनोगे और ध्यान से देखोगे, आपको फैक्ट्स पता चलेंगे। तो मैं बेसिकली एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स और कुछ जो बच्चे होते हैं पढ़ाई के समय डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, तो उनके लिए कुछ मोटिवेशनल अपनी स्पीच डिलीवर करता रहूँगा। तो आज करियर की बात में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।